लास्ट क्लास में मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 को पढ़ाया था और मैंने बताया था कि 3% बेटा O2 का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो डिसॉल्व फॉर्म में होता है प्लाज्मा के अंदर, और 97% जो O2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होता है। देखो बेटा, कुछ इस पर हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, किस किस तरीके से बेटा क्वेश्चंस फ्रेम होगा एक बार देख लेते हैं बेटा। सुनिए जरा, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले बेटा मैं कुछ एक कॉन्सेप्ट्स आपको बता देता हूं। देखिए बेटा, हीमोग्लोबिन का बेटा एफिनिटी सीक्वेंस में आपको बताऊं, एफिनिटी सीक्वेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो बेटा इस वर्ड को याद रखना, सुनना जरा। हीमोग्लोबिन की बेटा जो एफिनिटी होती है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए बेटा सबसे ज्यादा होती है। इससे कम जो एफिनिटी होती है ना बेटा, वो CO2 के लिए होती है। इससे कम एफिनिटी जो होती है बेटा वो H+ के लिए होती है। और बेटा सबसे लास्ट में किसकी होती है O2 की। इस सीक्वेंस को आप याद रखना। यदि बेटा मैं CO और CO2 का कंपैरिजन करूं, O2 से कंपैरिजन कर रहा हूं बेटा, अप्रोक्सीमेट 1200 टाइम्स मोर होती है बेटा, और CO2 की यदि बात करूं तो 20 to 25 टाइम्स मोर होती है। दोनों का कंपैरिजन बेटा मैं O2 से ही कर रहा हूं, ठीक है। $1200 200 टाइम। अब एक बात और देख लो बेटा, इधर सुनिए। मैंने आपको जो हीमोग्लोबिन पढ़ाया ना बेटा, HB हीमोग्लोबिन के बारे में बेटा दो चीजें मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं कि एडल्ट के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है ना उसको बोलते हैं HbA, और फीटस के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसको बोलते हैं HbF। HbA की बात करूं बेटा, इसमें 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं, ऐसा आपने पढ़ा था। लेकिन फीटस के अंदर ऐसा नहीं होता। फीटस में होती है बेटा 2 अल्फा और 2 गामा, और ये जो गामा चेन होती है ना बेटा, लिख देता हूं, इसके पास मोर एफिनिटी होती है O2 के लिए, ठीक है। मतलब, और एक चीज आप और पढ़ोगे मसल्स के अंदर, जब लोकोमोशन मूवमेंट्स पढ़ोगे, कि मसल्स के अंदर हीमोग्लोबिन जैसा एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है मायोग्लोबिन। क्या नाम होता है बेटा? तो एक में ये भी सीक्वेंस आपको लिखा देता हूं कि जो मायोग्लोबिन होता है ना, इसकी बेटा O2 से बाइंडिंग होने की एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। इससे कम जो होती है वो HbF, और इससे जो कम होती है वो HbA। एक इस सीक्वेंस को आप याद रखना। ठीक है बेटा। और मुझे बताओ मैंने कल क्या पढ़ाया था, थोड़ा बोर इफेक्ट के बारे में लिखाया नहीं मैंने, खाली समझाया था बस, है ना। चलो बेटा, पहले तो इनको आप नोट करो, फिर उसको मैं आगे पढ़ाऊंगा। इधर ध्यान दो, ये फीटस का हीमोग्लोबिन है बेटा। अब इधर ध्यान दो बेटा जी, सारे बच्चे जल्दी नोट करिए बेटा। नोट किया सबने? इधर ध्यान दो बेटा। अब देखिए बेटा न्यूमेरिकल्स, लेकिन एक बात मैं और आपको थोड़ा बता देता हूं, इधर ध्यान दीजिए। मान लो बेटा कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इधर आपको मेंशन कर दे सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन का परसेंटेज, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ठीक है,
और मान लो बेटा ये दो कर्व बनी आई हैं इस तरीके से, सिग्मोइड कर्व। इस पर एक पर लिख दिया है ए और एक पर लिख दिया है बी। अब मैं ऑप्शन नहीं बनाऊंगा क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा। मैं आपको बेटा एक लिख देता हूं कि इनमें ना एक तो पल्मोनरी आर्टरी है, एक तो है पल्मोनरी आर्टरी और एक इनमें से है बेटा पल्मोनरी वेन। आप मुझे बताइए कौन पल्मोनरी आर्टरी है और कौन पल्मोनरी वेन होगी? बेटा ए कौन होगा? पल्मोनरी वेन की आर्टरी। सुनो, सुन लो, फिर सुन लो, कल की बात याद करो। इधर सुनो, कल की बात याद करो कि सिग्मोइड कर्व लेफ्ट साइड कब जाएगा? जब एफिनिटी क्या होगी? इंक्रीज। राइट साइड कब जाएगा? जब क्या होगी? डिक्रीज। पता है ना सबको? डिक्रीज कौन कौन कर सकता है? मैंने सारे फैक्टर्स आपको बता रखे। PO2 कम हो जाए तो राइट साइड जाएगा, CO2 का लेवल बढ़ जाए तो राइट साइड जाएगा, H+ का लेवल बढ़ जाए तो राइट साइड जाएगा। समझ रहे हो आप? तो बेटा आप सबको पता है वैसे तो कि पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। मतलब उसमें CO2 क्या होगी? ज्यादा। और CO2 यदि ज्यादा तो कर्व कहां आएगा? राइट साइड। मतलब बेटा ए जो होगा ना वो तो कौन होगा? पल्मोनरी आर्टरी। यस और नो? अरे नहीं आया क्वेश्चन समझ? और जो बी है वो होगा बेटा पल्मोनरी वेन। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इधर ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मान लो बेटा मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया। इधर बेटा वही HB का परसेंटेज सैचुरेशन वाला और इधर बेटा वही पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। और इधर ध्यान दो सारे बच्चे, ये मैंने 3 ग्राफ ड्रॉ किए। एक पर लिख दिया A, एक पर B और एक पर C। और इधर बेटा मैं आपको लिख देता हूं टेम्परेचर। आपको बेटा लेवलिंग करनी है। एक टेम्परेचर की वैल्यू है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एक की है 35 डिग्री सेंटीग्रेड और एक की है 45 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा बताओ मुझे, ABC को मैच कर दो, A, B एंड C। बोलो जरा, A कौन सा होगा? 45। टेम्परेचर जितना ज्यादा, बता है ना, टेम्परेचर इंक्रीज तो सिग्मोइड कर्व राइट साइड शिफ्ट होगा। कल ही क्लास में नहीं बताया? टेम्परेचर बढ़ने से हीमोग्लोबिन डीनेचर होने लगता है। तो बेटा ए कितना टेम्परेचर है? बोल दो ना जरा। और बी कितना है? तो सी कितना है? नहीं आया समझ? चलो बेटा और देखते हैं क्वेश्चन। इधर ध्यान दो, नोट किया सबने? नहीं? बेटा इधर आ जाइए। मान लीजिए बेटा इधर वही पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, इधर बेटा HB का परसेंटेज और अगेन बेटा मैंने 3 ग्राफ ड्रॉ कर दिए। एक A, B एंड C। और यहां बेटा मैं आपको लेबलिंग के लिए दे देता हूं। एक तो है बेटा मायोग्लोबिन
आपको पहचानना है AKHBA, AKHBF। चलो बता दो मुझे, मायोग्लोबिन कौन है, HBA कौन है और HBF कौन है। मायोग्लोबिन की एफिनिटी सबसे ज्यादा, कर्व लेफ्ट साइड जाएगा। एडल्ट की सबसे कम, राइट साइड आएगा। तो ये कौन सा रह गया, बी। नहीं आया समझ? कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी किसी को? एक बात बताओ मुझे, एक वर्ड होता है हाइपर वेंटिलेशन, एक वर्ड होता है हाइपोवेंटिलेशन। समझ रहे हो? हाइपोवेंटिलेशन का मतलब क्या है? हाइपोवेंटिलेशन का मतलब कि O2 की सप्लाई क्या हो रही है, कम। और एक वर्ड होता है हाइपर वेंटिलेशन, O2 की सप्लाई ज्यादा। समझ गए? चलो एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, है ना। इधर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन सुनिएगा फिर आंसर दीजिएगा बेटा। ये दो कर्व हैं, एक है ए और एक है बी। और यहां पर बेटा मैं आपको दिया हूं कि एक तो कंडीशन में है जिसका नाम है हाइपोवेंटिलेशन, और एक इनमें है कौन सी कंडीशन का, हाइपर वेंटिलेशन। बोल दो जरा भाई साहब, हाइपोवेंटिलेशन कौन होगा, ए, और हाइपर वेंटिलेशन। अब मैं इसको और थोड़ा करेक्ट करूं। एक बात मुझे बताओ, आपकी बॉडी के अंदर मान लो हाइपोवेंटिलेशन है, O2 की सप्लाई कम है, तो उससे क्या होने लगेगा कि O2 की सप्लाई इंक्रीज हो जाए। मुझे एक बात बताओ, एक कंडीशन मुझे बताओ कि जब आप, हाँ, ब्रोंकोस्पाज्म होने लगता है बेटा। समझ रहे हो आप? ब्रोंकोस्पाज्म समझते हैं कि हमारी जो ब्रोंक्यूल्स है ना, वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्या मिले हमको, ऑक्सीजन। बट कोई ना, इतना टफ क्वेश्चन आएगा नहीं, बट यहां तक और बेटा आप याद रख लेना। चलो बताओ बेटा मुझे, हाइपोवेंटिलेशन को कौन शो कर रहा है, वेरी गुड। और हाइपर वेंटिलेशन को, फिर ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक? चलो एक क्वेश्चन मैंने कल शायद आपको पूछा होगा, आप मुझे उसका आंसर दो कि यदि बेटा कोई हेल्दी पर्सन है, उसको मैंने कल ही बोला है लेमन का जूस पिला दिया, नींबू पानी पिला दिया, तो उसके सिग्मॉइड कर्व पे कोई इफेक्ट होगा क्या बेटा? क्या होगा, क्या होगा, लेफ्ट और राइट? भाई साहब लेमन जूस पिलाया है ना आपने, H+ बढ़ा दिया, H+ यदि इंक्रीज होगा तो कर्व कहां जाएगा, राइट साइड। पता है ना सबको? श्योर? चलो एक क्वेश्चन और बोलूं मैं कि बेटा किसी एक है, मतलब एक पर्सन था, उसका ब्लड डायग्नोसिस किया, ठीक है, और उसके ब्लड डायग्नोसिस में हमको पता लगा कि उसकी बॉडी में जो एसिडोफिल सेल्स हैं उनका नंबर मिला इंक्रीज। इओसिनोफिल सेल्स जानते हो, उसका नंबर क्या मिला, इंक्रीज। तो उसका जो सिग्मॉइड कर्व है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट होता मिलेगा कि राइट साइड, राइट साइड। पता है ना एसिडोफिल कौन से स्टेन से फॉर्म होती है, एसिडिक स्टेन से। समझ रहे हो ना? तो आजकल ऐसे क्वेश्चन इतने टफ आते नहीं है, बट किसी जमाने में आया करते थे, ठीक है, इतने तक तो आ जाते हैं बेटा। और यदि कहीं पॉसिबिलिटी होगी ना तो मैं, जब लगेगा आपको, आप मेरे से पूछ लेना, मैं खुद बता दूंगा।
बट एक बात बेटा आप लिख लो स्टार लगा के सारे बच्चे, बोर इफेक्ट के बारे में लिख लो बेटा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CO2 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CO2 सिग्मोइड कर्व शिफ्ट इन राइट साइड। बस बेटा इतना सा लिख के छोड़ दो, ठीक है। मतलब CO2 की वजह से यदि ऐसा हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, केवल बोर इफेक्ट, ठीक है। H+ से भी होता है लेकिन उससे हम उसको बोर इफेक्ट नहीं बोलते, ठीक है बेटा। अब सुनिए जरा, हीमोग्लोबिन के बेटा कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी है, समटाइम आते हैं बेटा, थोड़ा याद भी रख लेना। सम एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। देखो बेटा, आपको पता है, मैंने भी आपको बताया तो था कि हीमोग्लोबिन जो है ना बेटा, ये किससे भी बाइंड कर जाता है, O2 से। ये किससे भी बाइंड करता है, CO2 से। ये किससे भी बाइंड करता है, CO से, कार्बन मोनोऑक्साइड से। और ये किससे भी बाइंड करता है बेटा, O3 से। सुनिए जरा, यदि बेटा हीमोग्लोबिन बाइंड करे O2 से तो इसका आप लोग नाम जानते हैं, इसको आप लोग बोलते हो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब CO2 से करता है बेटा तो इसको आप लोग बोलते हो कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। और जब बेटा ये किससे करे, CO से, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, जिसका नाम होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और बेटा जी जब O3 नेगेटिव से करे तो इसका नाम होता है मेथेनोग्लोबिन। सुनो बेटा, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और ये मेथेनोग्लोबिन ये एक स्टेबल प्रोडक्ट होते हैं बेटा। स्टेबल प्रोडक्ट का मतलब समझ गए आप, कि यदि बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड यदि हीमोग्लोबिन से बाइंड हो गई तो बेटा वो रिवर्सिबल नहीं होती, इरिवर्सिबल होती है। एक बार बाइंड हो गई, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, अब ये इसका साथ नहीं छोड़ेगा। समझ रहे हो ना। और बेटा ये दोनों जो होते हैं ना, ये अनस्टेबल प्रोडक्ट होते हैं। मतलब यदि हीमोग्लोबिन से बाइंड हो भी जाते हैं तो बेटा इनका ब्रेक डाउन भी हो जाता है। समटाइम क्या होता है बेटा, मैं आपको एक बात बताता हूं। बहुत बार सर्दियों के टाइम पे लोग बाग क्या करते हैं, कमरे के अंदर है ना कोयला वगैरह जला के सो जाते हैं। और भाई साहब सुबह है ना वो बस वो हो गए प्यारे, है ना। ऐसा क्यों होता है मैं बताऊं आपको, कि बेटा जो चिमनी के कोयले से जो धुआं निकलती है उसमें होती तो CO2 ही है, लेकिन वो आपस में बेटा रिएक्ट कर करके कार्बन मोनोऑक्साइड में भी चेंज हो जाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड की मैंने आपको एफिनिटी बताई है बेटा कितनी ज्यादा होती है, वो हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर स्टेबल प्रोडक्ट बना देती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ नहीं पाता, हाइपोक्सिया होता है, O2 की कमी होती है बॉडी में, और बेटा कमी होती जाती है, मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, और अनकॉन्शियस स्टेज में हमारी क्या हो जाती है, डेथ, पता भी नहीं लगता। समझ रहे हो। मैंने आपको एक बात बोला था क्या, कि हीमोग्लोबिन O2 से अटैच होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है ना, और इस रिजल्ट को बेटा मैंने क्या नाम दिया था, ऑक्सीजनेशन बोला था ना। एक बार एक क्वेश्चन आया था जिपमेर में कि यदि HbO2 ऑक्सीजनेशन है या ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजनेशन का रिजल्ट है तो कोई ऑक्सीडेशन का भी रिजल्ट होता है क्या बेटा, बिल्कुल होता है। जब हीमोग्लोबिन से O3 रिएक्शन करती है ना और मेथेनोग्लोबिन बनता है, ये किसका रिजल्ट है बेटा, ऑक्सीडेशन का। ये ऑक्सीडेशन का रिजल्ट है।
तभी तो कह रहा हूं बेटा मैं स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, बॉन्ड बन जाता है। आप वहां ऑक्सीडेशन करा रहे थे। अरे भाई O2 को रिलीज भी करना है हीमोग्लोबिन से, बाइंड करके ही नहीं रखना है। समझ रहे हो बेटा? यहां तक कोई दिक्कत? अब सुनो, एनसीईआरटी में दो बहुत खतरनाक लाइन दी हुई है जो बच्चों के आज तक कभी समझ में नहीं आई। नॉर्मल कंडीशन में हमारा ब्लड टिश्यू को कितना O2 सप्लाई करता है और ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज कितना करता है, ये दोनों पॉइंटों को दिया हुआ है एनसीईआरटी में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 के अंदर। बिल्कुल नहीं रटोगे आप, इधर ध्यान दो। बहुत ज्यादा स्पेशल पॉइंट है बेटा, मैं लिख भी देता हूं। स्पेशल पॉइंट 5 स्टार लगा लेना बेटा। देखो सुनो जरा, मैं सबसे पहले बात करूंगा O2 सप्लाई फॉर टिश्यू इन नॉर्मल कंडीशन। सुनो बेटा जी, मैं आपको एक बात बता देता हूं, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना आप, है ना। कितना बेटा O2 सप्लाई होता है नॉर्मल कंडीशन में? बेटा मुझे एक बात बताओ, यदि मैं आपको O2 का पार्शियल प्रेशर बता दूं टिश्यू के अंदर कितना होता है नॉर्मल कंडीशन में, तो आप मुझे O2 की, इसको तो बंद कर दो, मुझे पता है कौन सा पेज है ये, पता है मुझे इस पेज का 274 पेज है ना ये। चलो इधर देखो, O2 सप्लाई फॉर टिश्यू नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, इधर ध्यान दो बेटा, इधर सुनिएगा जरा। मैं आपको O2 का पार्शियल प्रेशर बताऊंगा और उससे मैं आपको कनेक्ट करूंगा। थोड़ा देखो दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, बट समझ में आ गया ना तो फिर रटोगे नहीं कभी। सुनो बेटा, नॉर्मल कंडीशन में बेटा, इन नॉर्मल, सॉल्यूशन लिख रहा हूं इसका, है ना, सॉल्यूशन। नॉर्मल कंडीशन में बेटा जो हमारा टिश्यू है, कौन है, टिश्यू, इसके अंदर बेटा जो PO2 होता है ना, कौन, PO2, इसकी वैल्यू होती है 40 mm ऑफ Hg। ठीक है बेटा। अब आप मुझे बात बताओ, कल मैंने आपको सिग्मोइड कर्व पढ़ाया था कि 40 mm ऑफ Hg पर कितना % हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड रहता है और कितना % हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन हो जाता है, बताओ मुझे। आई थिंक 40 mm ऑफ Hg पर मैंने आपको बोला 75% तो क्या होता है, सैचुरेटेड, यस और नो, और 25% का क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन। सबको पता है ना, लिख देता हूं उस बात को। आई थिंक यदि ये कंडीशन है ना, तो इस पर 75% हीमोग्लोबिन कैसा होगा, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब कौन सी फॉर्म में ही होगा, HbO2 की फॉर्म में, यस और नो। 25% जो हीमोग्लोबिन है या फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, HbO2 है, इसका क्या होगा बोलो बेटा, ब्रेकडाउन। अब इधर ध्यान दो, अभी आंसर नहीं निकला है, आंसर अभी यहां आएगा। आप मुझे एक बात बताइए कि नॉर्मल जैसे हम लोग बात करें, हमारा बेटा जो 100 ml ब्लड है वो कितना % O2 को कैरी करके लेके जा रहा है, 20 ml ऑफ O2 को, इसी को तो कैरी कर रहा है। अब सुनो बेटा, इधर ध्यान दो सारे बच्चे, बाद में नोट कर लेना कि मान लो बेटा मेरा एक टिश्यू
ऐसे मेरा मान लो, ये हैंड मान लो आप, है ना। इस हैंड के अंदर 40 mm ऑफ Hg O2 का पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। अब आपको पता है कि जहां पर 40 mm ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर होता है, वहां पर HbO2 इनफॉर्म तो कितना मिलता है, 75%। अप्रोक्सीमेट ब्रेकडाउन कितने का हो जाता है, 25%। अब आप सोचो, मेरे 100 ml ब्लड के पास कितना ml O2 है, 20 ml, यस और नो। तो मेरा ये ईच 100 ml जो ब्लड है कितना ml O2 को देता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर। नहीं आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूं, सुनो। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, इन नॉर्मल कंडीशन ईच 100 ml ब्लड गिव 5 ml O2 फॉर टिश्यू, ऐसा एनसीईआरटी कहती है। लेकिन देखो वो क्यों कह रही है, कैसे कह रही है कि टिश्यू के अंदर कितना है, 40 mm ऑफ Hg। तो 40 mm ऑफ Hg पर 75% तो क्या रहेगा, सैचुरेटेड, समझ रहे हो ना। 25% का क्या होगा, ब्रेकडाउन। और आपको पता है कि 100 ml जो ब्लड है उसके पास में O2 है कितनी, 20 ml। तो 20 ml का 75% तो सैचुरेटेड रहेगा। ओनली कितना बेटा ब्रेकडाउन होगा यहां पर, 5% का, सॉरी 25% का। तो 20 ml का 25% कितना हुआ, 5 ml। नहीं आया समझ, अरे नहीं आया समझ, हटाऊंगा। अच्छा किस किस की समझ में नहीं आया, हाथ पर खड़े करो, दोबारा बताऊंगा जल्दी। सबको आ गया, अरे ऐसा कैसे, फिर सुन लो एक बार, फिर बताता हूं। देखो कि नॉर्मल कंडीशन में ना हमारे टिश्यू के अंदर O2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 40 mm ऑफ Hg। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत। अब सुनो, 40 mm ऑफ Hg पर HbO2 इनफॉर्म तो कितना होता है, 75%। ब्रेकडाउन कितने का हो जाता है, 25%। अब हमारा जो 100 ml ब्लड है उसके पास में 20 ml ऑफ कौन है, O2, इसको लेके जा रहा है। अब 20 ml ऑफ O2 फ्री थोड़ी है, ये किसकी फॉर्म में है, HbO2 की फॉर्म में। तो इसका समझ रहे ना, 20 ml ऑफ O2 जो है इसका केवल कौन से लेवल पर, टिश्यू लेवल पर, नॉर्मल कंडीशन में केवल हमको कितना परसेंट पार्टी मिलेगा, 25%। क्योंकि 25% का तो ब्रेकडाउन हो रहा है, तो इसका बेटा हमको ओनली कितना मिलेगा, बोल दो ना, 25%। यहां पर क्या होगा, ब्रेकडाउन हीमोग्लोबिन का होगा कि नहीं होगा। और जब 25% होगा तो आपको पता है 20 ml का 25% कितना आ जाएगा, 5 ml O2। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा डाटा, समझ में आ गया। मतलब जब हम नॉर्मल कंडीशन में हैं, हमने कोई एक्सरसाइज नहीं किया, उस समय हमारा 100 ml ब्लड टिश्यू को कितना ml O2 प्रोवाइड करता है, 5 ml O2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, श्योर। अब सुनना बेटा, ये मैंने नॉर्मल कंडीशन की बात कर दी। यदि बेटा मैं आपसे बात करूं ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, तो क्या होता है, सुनिएगा। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, आपने एक्सरसाइज किया तो बेटा उस समय क्या होता है कि जो टिश्यू जो होता है ना बेटा, कौन, टिश्यू, इसके अंदर बेटा जो PO2 होता है, टिश्यू के अंदर PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ये रह जाता है बेटा ओनली 20 mm ऑफ Hg। समझ गए आप। तो हैवी एक्सरसाइज में यदि PO2 20 mm ऑफ Hg रह गया, तो बताओ मुझे जरा
20 mm ऑफ Hg पर आई थिंक आप समझ गए होंगे 25% हीमोग्लोबिन कैसा रहेगा, सैचुरेटेड, यस और नो। तो 75% का अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा, HbO2 का क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन, यस और नो। मतलब जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो 75% का क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन। मतलब बेटा यदि आपके 100 ml जो ब्लड है, कितना ml ब्लड, 100 ml ब्लड, वो कितना ml O2 को लेके जा रहा है, 20 ml O2 को, यस और नो। लेकिन जब आपने हैवी एक्सरसाइज कर दी तो इसका आपको कितना परसेंट मिलेगा, 75%, यस और नो। क्योंकि 20 पर तो सैचुरेटेड कितना रहता है, 25, तो 75 का क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन। नहीं आई बात समझ में। तो 20 ml का 75% यदि आपको मिलेगा तो यह वैल्यू आएगी 15 ml O2। नहीं आया समझ, नहीं आया समझ, इसीलिए एक्सरसाइज करते हैं बेटा। हां बेटा पूछो। सुनो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, जब एक्सरसाइज करते हैं ना तो एक्सरसाइज में जो हमारी जो सेल्स होती है ना उनकी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है, तो CO2 का लेवल बढ़ेगा ना कि बेटा O2 का। O2 का लेवल क्या होता है, कम। समझ में आ गया। तो हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो बेटा टिश्यू के अंदर जो O2 का जो प्रेशर है वो कितना रह जाता है, 20 mm ऑफ Hg। अब 20 mm ऑफ Hg पर सैचुरेटेड कितना रहेगा, 25%, ब्रेकडाउन कितने का हो जाएगा, 75% का। मतलब अब हमको इससे 20 ml जो O2 है उसका कितना हिस्सा मिलेगा, 75%। मतलब ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज 100 ml ब्लड आपके टिश्यू को कितना O2 देता है, 15 ml O2। नहीं आया समझ, कोई दिक्कत। ये दोनों क्वेश्चन बेटा आए हुए हैं ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज और बेटा इन नॉर्मल कंडीशन। इन डाटा को आप याद रखना। अब आप बेटा कैसे मेमोराइज रखो वो मैंने आपको समझा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी, श्योर। अब सुनिएगा जरा, इसके बाद बेटा और जब चैप्टर एंड कराऊंगा ना तो एक लाइन बोलूंगा, नो सिग्निफिकेंट रोल ऑफ O2 इन रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। कैसा धक्का लगेगा ना छाती पे, है ना, लगना भी चाहिए। और अब आप बोलोगे ना एनसीईआरटी में नहीं है, पेज नंबर 275 देखो एनसीईआरटी का, और जहां पर डिसऑर्डर दे रखे हैं देख लो, अभी तो मैं कह रहा हूं, है ना, देखो एक बार देखो जल्दी, पेज नंबर 275, और जहां पर लिखा हुआ है डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेशन के जस्ट ऊपर की लाइन देखो, लिखा हुआ है ना, सोचो आप, लिखा हुआ है ना बेटा, है कि नहीं है बताओ मुझे जल्दी। बिल्कुल होगा, तभी तो मैं कह रहा हूं बेटा मजाक थोड़ी है, एक एक लाइन एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचो जरा कि हम पहले दिन ही पता है क्या बोले थे, O2 यूज्ड एंड ऑक्सीडाइज फूड मटेरियल, है ना, और जो हमको एनर्जी दे रहा है और क्या दे रहा है, CO2 दे रहा है, H2O दे रहा है, और चैप्टर एंड होते होते हम क्या बोल रहे हैं, नो सिग्निफिकेंट रोल ऑफ O2 इन रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। है ना बड़ा मुश्किल भरा काम, पर मैं एक्सप्लेन करूंगा, O2 का कोई रोल नहीं है। फिर क्या को पढ़ रहे हैं, पढ़ना पड़ रहा है, बताऊंगा क्यों पढ़ रहे हैं। सुनो देखो इधर, यहां तक समझ में आ गया सबको। सुनो बेटा इधर देखो, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, पूरा ध्यान बेटा बोर्ड पर।
यदि मैं CO2 के ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं तो बेटा CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको मैं 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करूंगा। एक कैटेगरीज में बोलूंगा 7%, एक कैटेगरी में बोलूंगा 23% और एक कैटेगरी में बोलूंगा बेटा 70%। सुनो जरा, ये जो 7% बेटा CO2 है, ये तो बहुत आसान है, क्या ही कुछ बोलूं, आपने पढ़ा भी होगा, डिसॉल्व इन प्लाज्मा। ठीक है बेटा। अगला है 23%, यह भी बहुत आसान है, विद हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि बेटा HbCO2 से भी क्या कर जाता है, रिएक्ट, और क्या बनाता है, कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। यस और नो? और बेटा जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो है 70% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन ये होता है बेटा इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, और यही हमको पढ़ना है। ठीक है बेटा। सुनो जरा, देखते हैं कैसे कैसे होता है हमारी बॉडी में CO2 का ट्रांसपोर्टेशन। इधर ध्यान दो, पढ़ा है? अच्छा 1 सेकंड, ठीक है। सुनो इधर देखो, हो जाएगा आराम से, बहुत टाइम है अभी तो। पढ़ाएं? सुनो बेटा, इधर ध्यान दो। बेटा देखो, आप थोड़ी देर है ना बोले सुनो इधर देखो, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा रहा हूं बेटा बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में। तो एक बात याद रखना, पहले तो आप यही याद रख लो कि CO2 रिलीज कहां से होगी, टिश्यू से। अरे टिश्यू लेवल पर ही तो CO2 होगी ना बेटा ज्यादा, क्योंकि टिश्यू किसका बना होता है, सेल का। सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म होता है तो कौन, बताओ ना कौन बनेगी, CO2। देखो बेटा, मान लीजिए ये बेटा जी मैंने कोई आपको टिश्यू बना दिया। कौन बना दिया, टिश्यू। इसके अंदर बेटा मेटाबॉलिज्म हुई, और इसके अंदर जब बेटा मेटाबॉलिज्म हुआ तो इस टिश्यू से बेटा एक गैस रिलीज हुआ जिसका नाम क्या होता है, CO2। ठीक है बेटा। अब सुनो जरा इधर देखो, इस टिश्यू के पास कैपिलरीज होंगी, और कैपिलरीज से इस ब्लड को कौन लेके जाता है, वेन। देखो फिर सुन लो, ऑर्गन को जो ब्लड लेके आता है वो तो आर्टरी, उसने तो इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके दे दिया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया, मेटाबॉलिज्म हुई, वो ब्लड कैसा हो गया, इम्प्योर। अब यहां से इसको कौन लेके जाएगा, वेन। तो अब आप ये समझ लेना कि इसके आगे में जो भी कुछ बना रहा हूं ना आपको, आरबीसी प्लाज्मा, वो समझ लेना बेटा किसके अंदर है, वेन के अंदर। समझ में आ गया? इतना नहीं आया समझ? इतना समझ लो कि टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके जाता है, वेन।
ऑर्गन को ब्लड लेके कौन आता है? आर्टरी। समझ में आया? ठीक है। यहां पर बेटा मैंने ये आपकी ब्लड बना दिया, और ब्लड क्या बेटा, ओनली मैंने ब्लड की कौन बना दी? ये आरबीसी। ठीक है बेटा। और आरबीसी के बाहर यहां कौन होगा? प्लाज्मा। ये मान लो बेटा इसके बाहर ये प्लाज्मा है। ठीक है। अब ये जो पूरा बेटा जो पैटर्न चल रहा है ना, मैं लिख भी देता हूं, भूल नहीं जाना आप कि बेटा ये कौन है? आपकी वेन, आर्टरी नहीं है भाई। अब सुनिएगा बेटा जरा क्या कुछ होता है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि आरबीसी जो होती है ना बेटा, इसके अंदर एक एंजाइम होता है, इसका नाम होता है CA, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और ये जो बेटा प्लाज्मा होता है ना, इस प्लाज्मा के अंदर सॉल्ट बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे आपका NaCl। और साल्ट जो होते हैं ना बेटा वो आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये आपको पता होगा, ये केमिस्ट्री की बात है ना, मेरी बात नहीं है। सुनिए जरा, देखो इधर क्या कुछ होता है बेटा कि CO2 बेटा सिंपल डिफ्यूजन से एंट्री कर जाती है इस आरबीसी के अंदर, और CO2 जैसे एंट्री करती है आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर ऑलरेडी कौन होता है? वाटर। CO2 इस वाटर से रिएक्ट करता है और ये बेटा बना देता है H2CO3। इसका नाम क्या होता है? कार्बोनिक एसिड। H2CO3 का नाम क्या होता है? कार्बोनिक एसिड। और ये जो बेटा रिएक्शन हुई है, इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है CA, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। यहां तक समझ में आ गया? आफ्टर सम टाइम क्या होता है बेटा, थोड़ी बहुत देर बाद ही ये जो आपका H2CO3 है, ये 2 पार्ट्स के अंदर ब्रेक हो जाता है। एक ये रिलीज करता है बेटा H+, और एक ये रिलीज करता है HCO3-। अब सुनना बेटा क्या कुछ होगा। इस आरबीसी के अंदर एक सबस्ट्रेट और ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, मैं लिख देता हूं बेटा उसको, उसका नाम होता है KHB। इसको बोलते हैं पोटेशियम हीमोग्लोबिन। समझ रहे हो? जैसे बेटा आरबीसी के अंदर H+ इंक्रीज होता है, एसिडिक मीडियम कॉज करने की कोशिश कर रहा है, बर्दाश्त नहीं है हमारे ब्लड को, पीएच के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इस कंडीशन में तुरंत ही ये KHB बेटा ब्रेक हो जाता है। इस KHB से एक तो कौन रिलीज होगा? यहां पर बेटा ये कौन आ गया? H+। अब सुनो, यहां पर बेटा जैसे H+ रिलीज होगा, इसको देखते ही किसका ब्रेकडाउन शुरू होता है? KHB का। KHB बेटा एक तो बना देता है HB, और एक कौन बना देता है? K+। इतना सबकी समझ में आ गया? अब सुनिएगा बेटा क्या होता है। CO2 आया, H2O से रिएक्ट किया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड बना दिया। कार्बोनिक एसिड एक अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है, ऑटोमेटिक बेटा ये ब्रेक डाउन होता है H+ में और HCO3- में। इस H+ को बेटा जैसे ही देखता है KHB, इससे रहा नहीं जाता, क्योंकि ये pH को कम करने का प्रयास कर रहा है, और KHB ब्रेक डाउन होता है K+ और HB के अंदर। अब सुनिएगा जरा, ये बेटा H+ अटैच हो जाता है HB से, और ये बना देता है HHB, और इस HHB का नाम होता है बेटा हाइड्रो हीमोग्लोबिन। और इसके बारे में एक बहुत फेमस वर्ड है कि हाइड्रो हीमोग्लोबिन इज ए बफर प्रोटीन। बफर जानते हैं आप? बफर सॉल्यूशन।
अरे केमिस्ट्री की बात होती है, बफर सॉल्यूशन इनको बोलते हैं, जो पीएच को डिस्टर्ब होने नहीं देते। तो बेटा HHB ने क्या किया? HHB तब बना जब इस H प्लस को HB से बाइंड कर दिया, यस और नो? तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड की बफर प्रोटीन का नाम बताओ, HHB। जब बेटा ये H प्लस चाह रहा था कि मैं पीएच को कम कर दूं और इसको एसिडिक ब्लड बना दूं, तो बेटा HHB तो बना था। तो HHB ने किसकी तरह बिहेव किया? बफर प्रोटीन की तरह। हाइड्रो हीमोग्लोबिन किस तरह रोल कर रहा है? बफर प्रोटीन की तरह। कोई दिक्कत किसी को? अब सुनना बेटा, ये HCO3 माइनस, इसके लिए बेटा हमारी ये जो आरबीसी है ना, इसकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और जैसे ही बेटा H2CO3 का ब्रेकडाउन हुआ और HCO3 नेगेटिव रिलीज हुआ, ये मौके का फायदा उठाता है और बेटा ये किसको क्रॉस कर जाता है? बोलो ना, आरबीसी को। और आरबीसी को क्रॉस करके ये बेटा आरबीसी से कहां पर आ जाता है? प्लाज्मा के अंदर। अब सुनिएगा जरा, यहां पर बैठे हैं सॉल्ट Na प्लस और Cl माइनस। जब HCO3 जो नेगेटिव या माइनस कॉन्टिन्यूअस प्लाज्मा में जाएगा तो प्लाज्मा के अंदर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? यह बात किससे नहीं देखी जाती? क्लोराइड से। और क्लोराइड कहता है आरबीसी से, चिंता मत कर, HCO3 माइनस तेरे को धोखा देके चला गया, मैं आ रहा हूं तेरे अंदर। जैसे बेटा HCO3 माइनस इस आरबीसी को छोड़ के प्लाज्मा में जाता है नेगेटिव चार्ज की बेटा सप्लाई करने के लिए, ये क्लोराइड किसके अंदर एंट्री मार देता है? आरबीसी के अंदर। और बेटा इस प्रोसेस को आप लोग नाम देते हो क्लोराइड शिफ्ट। और इस क्लोराइड शिफ्ट को एक साइंटिस्ट ने बताया जिसका नाम था हैमबर्गर, और उसके नाम के ऊपर इसका नाम दिया हैमबर्गर इफेक्ट। लेकिन बेटा यह तो सबको पता होता है कि क्लोराइड शिफ्ट में क्या हो रहा है, प्लाज्मा से क्लोराइड कहां आ रहा है? आरबीसी में। लेकिन बात यह पूछा जाता है कि यह कौन से लेवल पर होता है? टिश्यू लेवल पर। यह जो मैकेनिज्म चल रही है, अरे कल बताया ना मैंने आपको, एक्सचेंज की 2 साइड होती है, एक टिश्यू लेवल और एक एल्वियोलाई लेवल। यह बेटा जो चल रहा है, यह कौन से लेवल की बात चल रही है? टिश्यू लेवल। तो क्लोराइड शिफ्ट कौन से लेवल पर? अरे बोलो ना, टिश्यू लेवल पर। लिख देता हूं बेटा, इधर ध्यान दो। यह जो मैकेनिज्म हुई है इसी का नाम होता है क्लोराइड शिफ्ट, और इसी को आप लोग नाम देते हो हैमबर्गर इफेक्ट। नहीं आया समझ? आया कि नहीं आया? अब सुनो एक बात और, अब सुनिए बेटा, जब Na प्लस का साथ छोड़ के कौन चला गया? क्लोराइड। भाई पार्टनर तो खोजेगा ना, ये अकेला नहीं रह सकता, पॉजिटिव चार्ज है। ये देखता है किसको? HCO3 माइनस को, और इसे रहा नहीं जाता और ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। और क्या बना लेता है बेटा? NaHCO3। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम बाइकार्बोनेट। नहीं यही बात समझ में? अब सुनना, ये सोडियम बाइकार्बोनेट ब्लड के साथ बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। ये बात चल रही है वेन की। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है, और राइट वेंट्रिकल से जाता है लंग्स के पास। और जब बेटा डीऑक्सीजनेटेड ये ब्लड लंग्स के पास पहुंचता है तो लंग्स के पास बेटा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर इसका वेट कर रही होती है, जिसका नाम सब जानते हैं ना आप, क्या बोलते हो इसको? एल्वियोलाई। वेरी गुड। ये बेटा बैग लाइक स्ट्रक्चर
जिसका नाम क्या है? एल्वियोलाई। सुनो बेटा, क्या करेगी एल्वियोलाई? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब एल्वियोलाई के पास पहुंच जाता है, ये टिश्यू लेवल और वो कौन सा लेवल? एल्वियोलाई लेवल। समझ में आ रहा है? तो बेटा एल्वियोलाई के अंदर आपको पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ जो O2 है वो बहुत ही क्या होता है? ज्यादा। जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस एल्वियोलाई के पास पहुंचता है, जहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बहुत ही क्या है? ज्यादा, वहां पर बेटा ये अगेन इसका ब्रेक डाउन होता है और ये टूट जाता है Na+ में, H+ में, CO2 में। और CO2 को एल्वियोलाई कहता है मेरे अंदर O2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, CO2 का कम है, इस CO2 को मुझे दे दे और इस O2 को मेरे अंदर से बाहर ले ले। अब सुनो, इस CO2 को एल्वियोलाई में रिलीज कर दिया, एल्वियोलाई से CO2 ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन कहां आ जाता है? बाहर। लेकिन अब यहां पर कौन रिलीज हो चुका है? Na+। ये Na+ जो है अब दोबारा फिर परेशान होता है और आरबीसी से कहता है आरबीसी मेरे क्लोराइड को दे दे। और जब बेटा ये ब्लड एल्वियोलाई लेवल पर पहुंचता है, जहां पर NaSCO3 का ब्रेक डाउन होके CO2 एल्वियोलाई में पहुंच गई, अब अकेला रह गया Na+। अब Na+ यहां पर अपनी क्लोराइड को याद करता है और कहता है क्लोराइड से तुझको पुकारे मेरे मीत, तू आजा मेरे पास। और ये बेटा यहां पर क्लोराइड को वापस बुलाता है। इसको बोलते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। नहीं आया समझ? एक था क्लोराइड शिफ्ट जो टिश्यू लेवल पर हुआ, एक होता है रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट जो एल्वियोलाई लेवल पर हुआ। और बेटा एल्वियोलाई लेवल पर जो एक क्लोराइड शिफ्ट हो रहा है, ये अक्सलियत में क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट का ब्रेकडाउन हो गया और टिश्यू लेवल पर सोडियम बाइकार्बोनेट का ब्रेकडाउन होना, इसी को बोलते हैं हेल्डेन इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? नहीं आया समझ? नहीं आया समझ? सुनो बेटा, इधर बता रहा हूं, सुनो। NaSCO3 एल्वियोलाई लेवल पर पहुंचा। एल्वियोलाई लेवल पर कौन ज्यादा है? O2। जब बेटा O2 को ज्यादा देखता है ब्लड, तो यहां पर ये NaSCO3 ब्रेक डाउन हो जाता है और O2 की हाई कंसेंट्रेशन को देखकर या ऐसे कह दो कि एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई जो CO2 कंटेनिंग जो कंपाउंड है, लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, इनका जो ब्रेक डाउन हो रहा है, इस ब्रेक डाउन को बोलते हैं हेल्डेन इफेक्ट। एल्वियोलाई लेवल पर CO2 कंटेनिंग कंपाउंड का ब्रेक डाउन, इसी को क्या बोलते हैं? हेल्डेन इफेक्ट। और जब इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, उसके बाद ये Na+ किसको बुला लेता है? Cl- को वापस, इसको बोलते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। जब Cl वापस, तो यहां पर ये भी लिख देता हूं बेटा कि ये मिलके क्या बना चुका होता है? KCl। ये बेटा किसको रिलीज कर देता है? फिर K+ को, K+ अपने Hb को वापस बुला लेता है और ये वापस इसी कंडीशन में पहुंच जाते हैं और दूसरे CO2 मॉलिक्यूल का क्या करते हैं? वेट करते हैं। नहीं आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? इसमें 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं बेटा कि क्लोराइड शिफ्ट, उसी को हैमबर्गर इफेक्ट बोलते हैं। ये कौन से लेवल पर हुआ? टिश्यू लेवल पर। समझ रहे हो? दूसरा बेटा रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट जो किसके लेवल पर होगा? एल्वियोलाई लेवल पर। नहीं आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? तो यहां पर लिख देता हूं बेटा मैं आपको, इधर ध्यान दो, ये टिश्यू लेवल और बेटा ये कौन सा? एल्वियोलाई लेवल में मेंशन भी कर देता हूं। एट एल्वियोलाई, तो यहां पर बेटा मैकेनिज्म होगी, यहीं पर कौन होगा? रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट।
रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, और यहां पर एक इफेक्ट होगा हेल्डेन इफेक्ट। बताऊंगा बेटा हेल्डेन इफेक्ट क्या है। ब्रेकडाउन ऑफ CO2 containing कंपाउंड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्डेन इफेक्ट। अब पूछो बेटा क्या कह रहे थे। रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहां पे? नहीं, टिश्यू लेवल पर क्लोराइड शिफ्ट, एल्वेलाई लेवल पर हुआ है ये। देखो मैं बताता हूं, आप ऐसे मत समझो ये आरबीसी यहीं रहेगी है, ये बह के नहीं जाएगी ब्लड में। समझ में आ गया? हाँ ठीक है, ये भाई स्टेबल नहीं है, ये ब्लड बह रहा है। पहले टिश्यू लेवल पर मैंने बात करी है, फिर किस लेवल पर? एल्वेलाई लेवल पर। अब मैं देखो ये सुनो मैं एक बात बताता हूं आपको कैसे पहुंच रहा है। देखो इधर मान लो ये जो बात है ना, ये मेरे हैंड की चल रही है ना, ऐसे समझ लो कि टिश्यू लेवल पर यहां पर ऐसा हो गया। अब यहां से इसको कौन ले रही है? वेन। वेन डालेगी पहले इसको सुपीरियर वेना केवा में। सुपीरियर वेना केवा कहां डालेगा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से इसको उठाएगी कौन? पल्मोनरी आर्टरी की वेन, पल्मोनरी आर्टरी, जो कहां लेके जाएगी इसको? लंग्स तक, और फिर लंग्स पे जाके ये काम होगा। समझ में आ गया? समझ रहे हो ना आप? तो ऐसा मत समझना कि ये एक जगह ही हो रहा है, बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है भैया इम्प्योर ब्लड को प्योर होने के लिए। नहीं पढ़ा आपने? हाइट नहीं पढ़ा? CBS पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अरे यार कोई ना, मैं आगे पढ़ाऊंगा, बट ये आप याद रख लो कि एल्वेलाई लेवल पर हो रहा है या टिश्यू लेवल पर हो रहा है। ठीक है, इसके बाद CBSE पढ़ाना है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यार वो क्या है ना, मैं बताऊं, मेरे को MBBS वाली टर्म याद रहती हैं। अब वहां जैसे आपके ऐसे चैप्टर नहीं दिए रहते कि ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज, अब 6-7 साल वहीं रहे ना बेटा, तो वही याद है, वहीं के टर्म से याद है। वहां आप ऐसे बोलोगे CBS, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। चलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? क्लोराइड शिफ्ट, हैम्बर्गर इफेक्ट, अब खुद ही लिख लेना इसको, है ना। टिश्यू लेवल पर क्लोराइड प्लाज्मा से कहां आ रहा है? RBC में। अरे यार बेटा ये नेगेटिव चार्ज यहां बढ़ रहा था ना, इसको बैलेंस करना था। केवल बेटा चार्ज को बैलेंस करने के लिए ऐसा हुआ। प्लाज्मा के अंदर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा था, दिक्कत हो रही थी। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब कुछ एक वर्ड्स को आप याद रख लो। अरे ना थैंक यू, पढ़ाऊंगा डॉक्टर साहब, बहुत पढ़ाना है अभी। चलें आगे। कर क्या रहे हो आप? कौन बोला था नो सर? यार डॉक्टर साहब बहुत पीछे रह जाते हो, क्या बात है? बता रहा हूं बेटा, इधर देखो, इधर देखिए, इनके बेटा कुछ एक नाम लिख लो। जैसे CA का नाम क्या था? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। बेटा HHB का पूरा नाम? वेरी गुड, हाइड्रो हीमोग्लोबिन। चलो H2CO3 का पूरा नाम? कार्बोनिक
एसिड। और एक बात यह भी लिखा देता हूं कि ये कैसी प्रोटीन है? बफर प्रोटीन। ठीक है बेटा। अब सुनो बेटा जी, आपके इस चैप्टर में O2 और CO2 का कंपैरिजन किया हुआ है। बहुत लगभग 4 या 5 प्लेसेस पर बेटा इसका कंपैरिजन किया गया है कि O2 ज्यादा है कि CO2 ज्यादा है। तो हम उसको जो एनसीईआरटी में डायग्राम है वो तो मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन बेटा एक टेबल बनवाएंगे और टेबल में बेटा हम लोग कंपैरिजन कर लेंगे, है ना। वहां पर से कैसे क्वेश्चन आएगा मैं भी आपको बताऊंगा। देखो इधर ध्यान दो। एक तो बात बेटा मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि ये जो टेबल है ना बेटा, इसमें जो पार्शियल प्रेशर हैं गैसों के वो mmHg में है। सबसे पहले बेटा मैं बात करूंगा आपसे इंस्पायर्ड एयर के बारे में। इंस्पायर्ड एयर जिसको हम लोग बेटा इंस्पायर कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे बेटा मैं आपसे बात करूंगा एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई के बाद बेटा मैं आपसे बात करूंगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके बाद मैं आपको बात करूंगा बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और बेटा इसके बाद एल्वियोलाई हो गया, ऑक्सीजनेटेड होगा, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। इसके बाद बेटा जी मैं आपसे बात करूंगा एक्सपायर्ड। सुनो बेटा, बेटा टिश्यू लेवल और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक ही बात है, ठीक है, समझ गए? कंफ्यूज मत होना। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू एक ही बात है बेटा। चलो मुझे वैल्यू बताओ। एक वैल्यू में यह भी बता देता हूं बेटा, ये किस में है? mmHg। इधर बेटा मैं बात करूंगा आपसे O2 का और यहां किसका? CO2 का। इस पर बेटा कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं भी बताऊंगा, पर ध्यान रखो इंस्पायर्ड एयर में 159 mmHg कौन होती है? O2। CO2 कितनी होती है? 0.3। एल्वियोलाई लेवल पर 104 O2 और 40 कौन होती है? CO2। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर बेटा O2 तो होती है 40 और CO2 होती है 45, तभी तो डीऑक्सीजनेटेड बोला है इसको। याद रखना है इस वाले डाटा को, CO2 ज्यादा होती है बेटा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करूं तो आई थिंक बेटा 95 होती है O2 और 40 आपकी होती है CO2। एक्सपायर्ड एयर के अंदर बेटा 116 होती है O2 और अप्रोक्सीमेट 32 mmHg कौन होती है? CO2। अरे एक्सपायर्ड में भी भाई O2 ही ज्यादा है, बोला था मैं आपको पहली क्लास में ही। एक्सपायर्ड एयर जिसको आप बाहर निकाल रहे हो। सुनो बेटा, इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं? ये जो वैल्यू है यहां पर लिख देता हूं mmHg। बेटा सुनो ना, एक सेकंड सुनो, इधर ध्यान दो कि बेटा मैं आपको एक बात बोलूं, एक डाटा आप याद रखना, उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। हमारी बॉडी में मिनिमम O2 का लेवल कितना होता है? मिनिमम O2 का लेवल
40, इससे कम नहीं हो सकता बेटा। ये मिनिमम O2 का लेवल है, मिनिमम PO2 कितना होता है 40 mm ऑफ Hg। समझ में आ गया। और बेटा मैक्सिमम यदि मैं PCO2 की बात करूं तो वो कितना हो सकता है 45 mm ऑफ Hg। इससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। बताऊं कैसे, देखो क्वेश्चन कैसे आता है। ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट आते हैं बेटा। कैसे? कंपैरिजन पूछता है कि अमाउंट ऑफ O2 इन इंस्पायर्ड एयर, अमाउंट ऑफ O2 इन इंस्पायर्ड एयर इज मोर देन एक्सपायर्ड, मतलब मोर देन O2 इन एक्सपायर्ड एयर, मतलब O2 का कंपैरिजन कर रहा है इंस्पायर में और एक्सपायर में। तो इंस्पायर में बेटा ज्यादा होती है और एक्सपायर्ड में क्या होती है, कम। या 159 है या 166 है। एक बार ये भी क्वेश्चन बेटा आया था ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट में कि इन एक्सपायर्ड एयर अमाउंट ऑफ O2 इज मोर देन अमाउंट ऑफ CO2। बात बिल्कुल सही है, O2 ही ज्यादा है बेटा CO2 में, तो कंपैरिजन करवाता है बेटा। कंपैरेटिव क्वेश्चन आता है। और बेटा एक बात लिख दूं, इंपॉर्टेंट है ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए। टेस्ट जब आपका होगा ना, माइलस्टोन जो भी आ रहा है, क्वेश्चन दिखेंगे इसमें से, तो अच्छे से बेटा ये आपका हेल्प कर देगा ये वाला चार्ट जो है। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी? श्योर। अब सुनिए बेटा, इसके बाद बेटा जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग या रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। परेशान हो गए? चलो 5 मिनट और पढ़ लो, है ना। देखो इधर, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। क्या बेटा? रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग की मैं आपसे बात करूं बेटा, ध्यान दीजिए इधर। तो हमारी बॉडी में बेटा इस ब्रीदिंग का बेटा जो रेगुलेशन है ना, वो 3 तरीके से होता है। वो कौन कौन से हैं? एक तो करता है बेटा MO। MO बोले तो मेडुला ऑब्लोगेटा। एक बेटा जो करता है इसमें हेल्प, उसका नाम होता है बेटा पोन्स। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका नाम है कीमो सेंसिटिव एरिया। बेटा सुनिएगा जरा, कैसे होता है बेटा ब्रीदिंग का रेगुलेशन, ध्यान दो। सबसे पहले पढ़ा रहा हूं बेटा मेडुला ऑब्लोगेटा से, सुनिए जरा। MO कैसे कंट्रोल करता है बेटा? मैं MO की आपसे बात करूं, MO जो होता है ना बेटा मेडुला ऑब्लोगेटा, इसमें बेटा 2 एरिया होते हैं। एक तो होता है डॉर्सल सरफेस पर, और बेटा एक होता है आपकी वेंट्रल सरफेस पर। वो डॉर्सल है बेटा, वेंट्रल इसको ऐसे देखना आप। डॉर्सल पर जो होता है बेटा, इसका नाम होता है DRG। वेंट्रल पर जो होता है बेटा, इसका नाम होता है VRG। DRG को आप लोग बोलते हो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये न्यूरॉन होते हैं बेटा, है ना। और VRG जो होता है, इसका नाम होता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी
ग्रुप। अब सुनो बेटा जी जरा, इन दोनों की मैं आपसे बात कर लूं, डीआरजी एंड वीआरजी। बेटा हमारी टू टाइप की ब्रीदिंग होती है, एक नॉर्मल ब्रीदिंग जिसमें नॉर्मल इंस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन, एक होता है बेटा फोर्सफुल ब्रीदिंग, फोर्सफुल इंस्पायरेशन और फोर्सफुल एक्सपायरेशन। बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या नॉर्मल एक्सपायरेशन के अंदर कोई मसल ने वर्क किया क्या? नॉर्मल एक्सपायरेशन में कोई मसल ने वर्क किया नहीं, तो उसके लिए बेटा किसी मैसेज की भी नीड नहीं है, ये आप याद रख लो। अब सुनो बेटा, डीआरजी जो होता है ना, यहां पर लिख देता हूं, इधर देखो कि बेटा जो आपका डीआरजी है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये बेटा आपका वर्क करता है कब? जब आप लोग नॉर्मल क्या करते हो? ब्रीदिंग। मतलब बेटा नॉर्मल इंस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन। बट एक बात बोलूं, नॉर्मल एक्सपायरेशन की तो नीड ही नहीं है यार, समझ रहे हो ना? ओनली बेटा नॉर्मल ब्रीदिंग तो मैंने लिख दिया, बट यहां पर एक चीज मैं अलग से लिख दूं कि ओनली बेटा किस में वर्क करता है? ओनली नॉर्मल इंस्पायरेशन, क्योंकि बेटा जरूरत ही नहीं है इसको। और नॉर्मल इंस्पायरेशन में आपको पता है ना क्या क्या होता है, बताना जरा। एक तो कौन था आपका? डायफ्राम, एक कौन था? EICM। इन दोनों के अंदर क्या हुआ था? कॉन्ट्रैक्शन। तो बेटा वो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, वो किसकी वजह से ही होता है? डीआरजी की वजह से। डीआरजी बेटा मैसेज देता है और क्या कहता है? डायफ्राम से कॉन्ट्रैक्ट हो जा, फ्लैट हो जा। EICM कॉन्ट्रैक्ट हो जाइए, थोरेसिक वॉल्यूम को बढ़ा दो, जिससे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाए? डिक्रीज। और कौन सा प्रोसेस हो जाए? इंस्पायरेशन। मतलब बेटा नॉर्मल ब्रीदिंग में कौन काम करता है? डीआरजी। ठीक है। अगला बेटा कौन है आपका? वीआरजी, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये किसमें काम करता है? फोर्सफुल ब्रीदिंग में। अब बेटा आपको पता है कि फोर्सफुल ब्रीदिंग तो दोनों ही एक्टिव होती है, यस और नो? चाहे फोर्सफुल इंस्पायरेशन हो, चाहे फोर्सफुल एक्सपायरेशन हो। यदि मैं फोर्सफुल इंस्पायरेशन की बात करूं और इधर किसकी बात करूं? फोर्सफुल एक्सपायरेशन की, तो मुझे बता दो ना जरा कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन में कौन सी दो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई थी? वेरी गुड बेटा, एक तो डायफ्राम और एक कौन? EICM। तो इन दोनों में बेटा फोर्सफुल इंस्पायरेशन में कौन कंट्रैक्शन करवाता है? वीआरजी। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन में कौन कौन हुए? वेरी गुड, EICM। और कौन था? बोलो ना, एब्डोमिनल मसल। तो इनमें कंट्रैक्शन कौन करवाता है? वीआरजी। कोई दिक्कत किसी को? तो इतना सा बात याद रख लेना, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग डीआरजी, ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग वीआरजी। कोई दिक्कत? अब सुनिए बेटा, इसके बाद नोट करना है, इसके बाद बेटा जी सेकंड नंबर पे है आपका पोन्स। ये कैसे करता है बेटा कंट्रोल? देखो, जब आपने पोन्स पढ़ा होगा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, तो पोन्स के ऊपर बेटा एक सेंटर होता है जिसका नाम होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और बेटा इस न्यूमोटॉक्सिक जो सेंटर होता है ना, इसके बाद मैं एक बात बोल दूं मैं इसके बारे में कि न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो होता है
इसको हम लोग बोलते हैं स्विच ऑफ पॉइंट एस्पायरेशन। सही लिखा है क्या मैंने? स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पायरेशन। ये क्या करता है बेटा, मैं बताता हूं आपको। ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या करता है कि इंस्पायरेशन जो 2 सेकंड्स का होता है, पता है आपको? इंस्पायरेशन के अंदर बेटा, या इंस्पायरेशन की बेटा ये शॉर्टनिंग कर देता है, बहुत छोटा कर देता है इंस्पायरेशन को। और जब इंस्पायरेशन की बेटा शॉर्टनिंग हो जाएगी तो उससे बेटा ब्रीदिंग तो होगा, बट कैसा ब्रीदिंग होगा? रैपिड ब्रीदिंग। और यही बेटा क्वेश्चन पूछा गया था कि रैपिड ब्रीदिंग के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? पोन्स का न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। आ गया समझ? कोई दिक्कत? अब सुनना जरा। नॉर्मल ब्रीदिंग DRG, फोर्सफुल ब्रीदिंग VRG, रैपिड रेस्पिरेशन न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। इसके बाद बेटा जो लास्ट है उसका नाम है बेटा कीमो सेंसिटिव एरिया। और बेटा कीमो सेंसिटिव एरिया के बारे में एक बात बोल देता हूं आपको कि कीमो सेंसिटिव मतलब किसी ना किसी सबस्टेट के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होता है? सेंसिटिव। अब कीमो सेंसिटिव एरिया बेटा क्या है, सुनना। मैं आपको एक बात बताता हूं कि कीमो सेंसिटिव एरिया, इसके अंदर पाए जाते हैं बेटा कीमो रिसेप्टर्स। और ये जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं ना बेटा, कीमो रिसेप्टर, ये बेटा 2 जगह देखने को मिलते हैं आपको। कौन सी 2 जगह मैं बता देता हूं। एक तो बेटा आर्टरी जो आपके ब्रेन के लिए ब्लड लेके आती है, उसका नाम होता है बेटा कैरोटिड आर्टरी, उस पर प्रेजेंट होता है बेटा ये रिसेप्टर। और एक आर्टरी बेटा जिसको आप लोग सब जानते हो, उसको बोलते हैं एरोटा। एरोटा की बेटा जो आर्क होती है वहां पर प्रेजेंट होते हैं कौन? कीमो रिसेप्टर्स। इन कीमो रिसेप्टर्स की बेटा क्या खासियत है, सुनना। ये कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं ना बेटा, ये सिर्फ 2 ही चीजों को पहचानते हैं। कौन कौन से? यहां पर लिख देता हूं बेटा। कीमो रिसेप्टर ओनली आइडेंटिफाई एक तो H+ की कंसंट्रेशन को, समझ में आ गया? और एक ये आइडेंटिफाई करते हैं PCO2 की कंसंट्रेशन को। ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है बेटा। इनको मतलब नहीं है O2 से, कीमो रिसेप्टर्स को कोई मतलब नहीं है O2 से। ये ब्लड में सिर्फ एक तो H+ को देखते हैं और एक किसको देखते हैं? PCO2 को। और जब बेटा इनका अमाउंट ब्लड के अंदर इनको जब दिख जाता है तो ये डायरेक्ट कीमो सेंसिटिव एरिया पहले तो इसको आइडेंटिफाई करते हैं, और आइडेंटिफाई करके क्या लिख दिया मैंने ये यार, इसको बेटा आइडेंटिफाई करते हैं। और इसको आइडेंटिफाई करके जब इनको ब्लड में लग गया कि H+ की कंसंट्रेशन है, PCO2 की कंसंट्रेशन है, दैट टाइम बेटा ये इसको देखकर स्टिमुलेट करते हैं हमारे मेडुला ऑब्लिगेटा के DRG को। और DRG से कहते हैं कि भाई साहब ब्लड के अंदर H+ बढ़ गया है, ब्लड के अंदर CO2 बढ़ गया है, DRG तू एक्टिव हो और क्या कराना शुरू कर दे? इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन होगा तो कौन आएगी? O2। समझ में आ गया बेटा? मुझे एक बात बताओ, क्या कीमो सेंसिटिव एरिया ने H+ को आइडेंटिफाई किया और PCO2 को आइडेंटिफाई किया, और H+ और PCO2 की कंसंट्रेशन को देखकर
इसने बेटा किसको एक्टिव किया? डीआरजी को। फिर कह दूं कि कीमो सेंसिटिव एरिया PCO2 को और H+ को आइडेंटिफाई करने की पावर रखता है। बेटा सुनना जरा, यदि ब्लड के अंदर ये दोनों नहीं है, चाहे फिर PCO2 नहीं है और H+ नहीं है, O2 फिर कितना ही कम हो जाना, कीमो सेंसिटिव एरिया नहीं पहचान पाएगा। कीमो सेंसिटिव एरिया का O2 से कोई भी लेना देना नहीं है। O2 चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, इसको नहीं पता लगता, क्योंकि कीमो सेंसिटिव रिसेप्टर सिर्फ H+ को और किसको आइडेंटिफाई करते हैं? PCO2 को। यही बात समझ में? PO2 कम भी होगा ना, तब भी कीमो सेंसिटिव एरिया या कीमो रिसेप्टर्स को आइडेंटिफाई नहीं करते। बेटा ये सिर्फ दो ही चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, H+ की कंसेंट्रेशन को और PCO2 को, और इन दोनों के बेटा जब मिल जाता है ब्लड के अंदर, कीमो सेंसिटिव एरिया तुरंत स्टिमुलेट करता है डीआरजी को, और डीआरजी से कहता है इंस्पायरेशन शुरू कर दे। और एनसीईआरटी में जब रेगुलेशन और आप ब्रीदिंग देखेंगे तो लास्ट में एक बहुत ही और प्यारी सी खूबसूरत सी लाइन लिखी हुई है बेटा, जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी का पेज नंबर 275 पैराग्राफ की लास्ट लाइन, बहुत ही बेहतरीन लाइन है बेटा। वो कहती है नो सिग्निफिकेंट रोल ऑफ O2 इन रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। नहीं आया समझ? क्योंकि बेटा मैंने बता दिया PCO2 कितना, PO2 चाहे कितना ही कम हो जाना, चाहे बेटा हमारी मरने की कंडीशन आ गई, भले PO2 कितना ही कम हो गया, उसको हमारा कीमो सेंसिटिव एरिया कभी भी आइडेंटिफाई नहीं करता। PCO2 थोड़ा सा बढ़ गया, आइडेंटिफाई कर लेगा। H+ थोड़ा सा बढ़ गया, आइडेंटिफाई कर लेगा। नहीं आई बात समझ में? तो इस लाइन का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब सुनना बेटा, इस वाले चैप्टर में सिर्फ अब कौन रह गई है? डिजीज। तो बेटा आज के लिए काफी है इतना ही। कल की क्लास को बेटा बंक मत मारना। कल की क्लास को मैं एक तो आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा,